कि आप एक छात्र रहे, बाद में एक शिक्षक भी रहे। बचपन का भी एक अपना महत्व है, उसके बाद आप युवावस्था में पहुंचते हैं, उसका भी एक अपना महत्व है। उसके पश्चात आप टीचिंग में आए, मैंने उसको भी इंजॉय किया। ग्रामीण तबके के जो स्कूल हैं उन्हें और इम्प्रूव किया जाएगा। अब जो फोकस है क्वालिटी पे है, हमें अब थोड़ा सा इससे आगे सोचना होगा, आगे देखना होगा। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रोजगार भी मिले, रोजगार के आगे वो टेक्निक सीखे। जब तक हम एजुकेशन को स्किल से ना जोड़े, हुनर से ना जोड़े, तब तक वो शिक्षा अधूरी है। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली का सेटबैक क्या देखते हैं? जो एकेडमिक जो एक कल्चर, एक हेल्दी कल्चर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। पहले की जो शिक्षा थी वो ज़्यादा चैलेंजिंग थी या आज की चैलेंजिंग है? पहले एक संघर्ष था, आज संघर्ष नहीं है। मेरे ख्याल में एक धैर्य नहीं है, पहले धैर्य हुआ करता था। टीचर्स की सबसे पहले काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है सर? टीचर जब इस प्रोफेशन में आ जाता है, मुझे लगता है एक मिशन है जी। और इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में केवल उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो जिनमें एक लगन है, जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। अभी चिट्टा मुक्त अभियान भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हमारा युवा जो है वो नशे के चंगुल में भी जकड़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमाचल हायर एजुकेशन से एडिशनल डायरेक्टर प्रमोद कुमार चौहान जी। बहुत सी बातें आज के इस खास कार्यक्रम में हम इनसे जानने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा स्तर को लेके, हिमाचल प्रदेश की बदलती शिक्षा प्रणाली को लेके। तो चलिए देखते हैं आज का ये खास पॉडकास्ट। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और कैसी चल रही है सर आपकी रिटायरमेंट वाली लाइफ? रिटायरमेंट बहुत बढ़िया चल रही है। जैसा मेरा ड्यूरिंग सर्विस जिस टाइप का था, उसका एक अपना मजा था, और रिटायरमेंट के बाद भी एक अलग टाइप की एक लाइफ है, उसका बहुत ही आनंद हम ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी जो जितने भी आपके इस FM रेडियो स्टेशन के श्रोता है और इस पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार जी। और मैं सचमुच में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो FM रेडियो स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का एक पहला, मेरे ख्याल में सबसे पहला FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रहा है। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी। तो अब तो फैमिली वालों की शिकायत भी ख़त्म हो गई होगी कि पहले टाइम नहीं मिलता था, पूरा फैमिली के लिए टाइम मिलता है? नहीं, पहले भी फैमिली के लिए पूरा समय मिलता था, लेकिन फिर भी जैसे मेरे पेरेंट्स रोहड़ू में रहते थे, उन्हें अवश्य शिकायत रहती थी, लेकिन वो शिकायत अब दूर हो गई। हिमाचल पिछले साल सर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है हमारे हिमाचल में। हाँ। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है। बहुत हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सभी हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है हिमाचल प्रदेश ने, और पूर्णतः एक किस्म से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से साक्षर हो गया है हिमाचल प्रदेश। लेकिन साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या है आज युवाओं में, वो है रोजगार को लेके जी। वो एक चिंता का विषय ज़रूर है जी। और हम ये भी देख रहे हैं कि भी जैसे जैसे हमारे नौजवान पीढ़ी उन्हें रोज़गार की समस्या को फेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही हमारा युवा जो है वो नशे के चंगुल में भी जकड़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत ही एक चिंता का एक विषय है। इसमें हम सभी को, जितने भी नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश के, इसमें गवर्नमेंट लेवल से लेकर पॉलिसी मेकर से लेकर सभी प्रशासन और जो समाज के जितने भी लोग हैं, घर परिवार के लोग, सभी को जागना होगा, और ये जो समस्या है इसको हमें दूर करना होगा, इसको सीरियसली लेना होगा। अन्यथा पंजाब का आपको मालूम है कि पंजाब में किस तरह से नशे ने, चिट्टे ने खास करके बर्बाद कर दिया था। एक फिल्म आई भी थी
उड़ता पंजाब मैंने भी कई सालों पहले देखी थी। उस वक्त इमेजिन भी नहीं किया था कि हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं गांव-गांव तक ये चिट्टा पहुंच गया है। ये बहुत एक ऐसा विषय है जो हमें सबको झकझोर कर रख देता है और हमें चिंता है तो हमारे युवाओं की चिंता है। इसके विरुद्ध हमें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होगा और सबको इसमें आगे आना होगा। अभी चिट्टा मुक्त अभियान भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही है और इस पॉडकास्ट में आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी ओर से एक मैसेज हम चाहेंगे सर चिट्टे के खात्मे को लेके कि इसमें लोगों की जो भागीदारी है, आम लोगों की भागीदारी, वो कितनी ज़रूरी है? देखिए, पता क्या है कि जो सरकार तो अपने लेवल पे कई इनिशिएटिव लेते रहती है कि जब मैं भी विभाग में एज एडिशनल डायरेक्टर होता था तो मीटिंग्स में अक्सर जाया करता था, तो सरकार भी बहुत सीरियसली इस इशू को लेती थी और पुलिस प्रशासन भी बड़ी कड़ाई के साथ। लेकिन जब तक लोगों की भागीदारी इसमें नहीं होगी, एक जन आंदोलन के तौर पे हमें इसे लेना होगा और तभी इस समस्या का हल हो सकता है। और मेरा तो कहना ये है कि सरकार तो अपने लेवल पे जो इसको चिट्टे को इरेडिकेट करने के लिए, इसके खात्मे के लिए जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब हमें गांव मोहल्ले तक, वहाँ के लोगों के लेवल तक कुछ एक इस तरह की कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जिसमें वहाँ लोकल लोगों की भागीदारी हो और वो एक सख्त नज़र रखे और जिसकी वजह से हम इस चिट्टे को जड़ से मिटा सके। और दूसरा, जो नौजवान इसमें ऑलरेडी इसकी चंगुल में आ गए हैं उनके प्रति भी हमारा नज़रिया जो ना थोड़ा सा उसे बदलना होगा। उनके साथ प्यार से समझाना होगा उन्हें और उनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा, क्योंकि ये जो चिट्टे की जो समस्या है, जो नशे की जो एक बीमारी है, इसका हमें समाधान सबको मिलजुल के करना होगा। जी, बड़ा ही अच्छा आपने सर एक मैसेज दिया। आपके हम शुरू से शुरू करते हैं आपके करियर की। आप एक छात्र रहे, बाद में एक शिक्षक भी रहे। एक जो लर्निंग का प्रोसेस था और जो एक टीचिंग का प्रोसेस था, सबसे ज़्यादा किसको एंजॉय किया सर आपने? देखिए, मैं जब एज ए स्टूडेंट भी था उसका भी एक अपना मज़ा है, क्योंकि जो हमारे जीवन के जो विभिन्न स्टेजेस होती है सबका एक अपना महत्व है जी। बचपन का भी एक अपना महत्व है, उसके बाद आप युवावस्था में पहुंचते हैं, उसका भी एक अपना महत्व है, और उसके बाद जब आज एज ए स्टूडेंट आप होते हैं उसका भी एक अपना एक मज़ा होता है ज़िंदगी का, लाइफ का। और जब उसके पश्चात आप टीचिंग में आए, मैंने उसको भी इंजॉय किया। एज ए स्टूडेंट जो लाइफ थी उसको भी मैंने पूरी तरह से इंजॉय किया और एज ए टीचर भी मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली कहूँगा। एक सेटिस्फैक्ट्री एक मेरा करियर रहा है। मुझे एक पूरी एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, मैं जो उन्हें अपनी तरफ से जो कुछ देना चाहता था वो उन विद्यार्थियों को मिला और आज बहुत सारे विद्यार्थी मेरे बहुत अच्छी पोजीशन पे है और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है जी। तो मैंने सभी स्टेजेस को एंजॉय किया है जी। आपने बताया बड़े सारे स्टूडेंट्स आपके फेवरेट हैं, आप कौन से अपने अध्यापक के फेवरेट रहे हैं? आपके फेवरेट टीचर आपको याद हो सर? देखिए, पता क्या है, ज़िंदगी में मेरा ये मानना है सबसे एक जो महत्वपूर्ण एक स्टेज होती है वो होती है प्राइमरी लेवल तक की जो शिक्षा होती है जी। वो एक फाउंडेशनल स्टेज है। बिल्कुल, सबसे डेलिकेट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरकार को भी मैं चाहूँगा कि भी उस पे सबसे ज़्यादा फोकस करे। और जब मैं प्राइमरी लेवल में था तो उस वक्त जो मेरे अध्यापक थे, हालांकि मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ उस वक्त चौथी तक जिस स्कूल की अपनी बिल्डिंग नहीं थी जी जी। वो स्कूल कभी बरामदे में लगता था, कभी ओबरे में लगता था, कभी जंगल में लगता था, यानी कि चलता फिरता स्कूल था। लेकिन उस स्कूल की एक खासियत थी, जो मेरे अध्यापक थे जी, वो बहुत सिंसियरली और पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने हमें शिक्षा दी।
शायद वही असर मेरी ज़िंदगी में भी रहा और मैं आज नमन करता हूँ उस तरह के शिक्षक को। और वो उनका नाम था दयानंद मास्टर जी। जी जी। तो वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा है। सर, अभी आपने बताया कि आपका जो दौर था उसमें रिसोर्सेज कम थे, लेकिन बच्चे काफ़ी सिंसियर थे उस दौर के। नो डाउट आज के बच्चे भी काफ़ी सिंसियर हैं, लेकिन ये रेशो कम हो गया है। बच्चों के पास हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल कॉलेज उनके नज़दीकी में हैं, मतलब उलट है उसके। आजकल के बच्चों में ये चीज़ें कम देखी जाती है कि अपने करियर को लेके बड़े कम वो सीरियस रहते हैं। देखिए, हमारे टाइम में स्कूल भी कम होते थे और उस वक्त एक बहुत आवश्यकता थी और ना ही इतनी फैसिलिटीज़ थी। उस वक्त जी बहुत कम फैसिलिटीज़ हुआ करती थी। आज आप ये कह सकते हैं कि भी हर प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बहुत आसानी से सब मटेरियल, सारी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध है। पहले एक सीरियसनेस होती थी टीचिंग में भी और लर्निंग में भी, एक सीरियसनेस होती थी और एक स्ट्रगल होता था। बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, लेकिन एक जिसको हम ये कहेंगे कि एक धीरज था, एक सीखने की एक ज़बरदस्त एक लगन होती थी। वो आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है। शायद यही एक कारण है जहाँ पे आज एक धैर्य नहीं है स्टूडेंट में, बहुत इजीली चीज़ें उनको आसानी से मिल रही है, धैर्य नहीं है, वो एक इमीडिएट वो चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं। तो इस तरह का एक डिफरेंस रहा है। जी, हिमाचल के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार समय समय पर कई तरह के कदम उठाते हैं। प्रदेश में कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन लेवल है उनका स्तर बढ़ाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं सर कि जो हिमाचल प्रदेश की फ़िलहाल की एजुकेशन लेवल है उसमें क्या कुछ खामियां आप देखते हैं, क्योंकि आपने शिक्षा विभाग के उच्चतम पद को सुशोभित किया है, क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, आज हमारे इस प्रदेश में अनगिनत शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल और कॉलेजेस बहुत, मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर है, नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी कि संख्या बहुत। आज हम ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में 17 के करीब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है और लगभग 5 के करीब जो है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, और अनगिनत कॉलेजेस है, लगभग 150 के आसपास कॉलेजेस है और स्कूल भी बहुत है। तो संख्या तो अवश्य बढ़ी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भी जिस तरीके से इसमें जो एक एकेडमिक एक जो एटमॉस्फेयर होता है, एक एकेडमिक जो कल्चर होता है और जो एक स्टैंडर्ड होता है और जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक जो संवाद होता है, वो उसमें डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि भी संख्या बढ़ी है, लेकिन उसका जो लेवल है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो ये एक, हालांकि सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन हम जो कहते हैं उस पे अब फोकस होना चाहिए। पहले था नंबर पे, क्वांटिटी पे, और अब जो मैं चाहूँगा कि वो क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। इस दिशा में सरकार कुछ एक इनिशिएटिव ले रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में डेफिनेटली जो एक जो एकेडमिक कल्चर है, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, वो इम्प्रूव होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे संगठन हैं, ABVP, NSUI, SFI। ये जो कल्चर है इसको हम एक तरीके से पॉलिटिक्स वाला कल्चर भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं जो छात्रों की मांगें होती हैं कॉलेज स्तर की या यूनिवर्सिटी स्तर की, उनको वो पूरा करने के लिए संगठन बनते हैं। क्या मानते हैं आप इस कल्चर को? देखिए, एक कल्चर जो हमारे विद्यार्थी है, डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपनी जो पेरेंट पार्टी से एफिलिएटेड है, जी जी, अगर ये विद्यार्थियों तक ही सीमित रहे
तो मुझे लगता है कि इसमें ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि संगठित होना एक अच्छी बात है। अगर जो हमारे सिस्टम में जो खामियां होती है उसको अगर ये ऑर्गेनाइजेशन उजागर करती है तो डेफिनेटली इसमें एक सुधार आएगा जी। लेकिन अगर इसमें पॉलिटिक्स अगर घुस जाए और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है अगर उसकी दखलंदाजी इसमें ज़्यादा हो तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक संदेश नहीं है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। उससे जो विद्यार्थी होते हैं इन संगठन में वो भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका जो एक प्राइमरी एक जो पर्पस होता है शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा के स्तर को जो उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाना है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये शिक्षा में मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में इन जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है इन्हीं की वजह से आज हम अपनी विधानसभा में भी देखते हैं बहुत सारे जो नेता हैं हमारे, यानी कि आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या बहुत सारे मंत्री है, वो इन्हीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं जो एक आज समाज को दिशा भी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये मानना है मेरा इसमें जो नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है वो मेरे ख्याल में डेट्रीमेंटल है, ये वो एक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। जी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि प्रदेश की शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाएगा, ग्रामीण तबके के जो स्कूल हैं उन्हें और इम्प्रूव किया जाएगा। अगर आपकी तरफ से एक सजेशन लेना हो तो ग्रामीण तबके के जो स्कूल हैं उनको इम्प्रूव करना हो तो क्या कुछ सजेशंस आपकी ओर से रहेंगे? देखिए कुछ एक जैसे अभी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं और जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर जी, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है काफ़ी बहुत सीरियसली कई चीज़ें इन्होंने कई इनिशिएटिव ली है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। एक तो जैसे ये जो CBSE जो बहुत कुछ एक अभी जो प्रपोजल है नेक्स्ट ये आने वाले एकेडमिक सेशन से CBSE सिस्टम में आने वाले हैं लगभग 100 के करीब स्कूल, और मुझे लगता है ये इनमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल अवश्य होगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा स्टेप है। और जो दूसरा जो कंसोलिडेशन हो रहा है आज खास करके शिक्षण जो संस्थानों का, पहले जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ एक स्कूल ऐसे थे जिसमें बहुत ही कम विद्यार्थी, बहुत ही कम संख्या थी, तो उन स्कूलों को बंद भी किया है। अब जो फोकस है क्वालिटी पे है, खास करके हमारे रूरल जो बैकग्राउंड में है वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है और अच्छे अध्यापकों की जो पूरी तरह से ट्रेंड हो और जिनकी समय समय पर ट्रेनिंग हो, इसकी आवश्यकता है। और ख़ास करके CBSE का जहाँ तक मेरा मानना है ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और नेशनल लेवल पे जो एक करिकुलम है उससे एक कंपटीशन की एक भावना बढ़ेगी विद्यार्थियों में, और एक जो नेशनल लेवल का एक बेंचमार्क है वो हमारे इन स्कूलों में देखने को मिलेगा, उसको अडॉप्ट करेंगे। और जो नेशनल लेवल के जो एक कंपटीशन होते हैं जैसे JEE या जो मेडिकल शिक्षा के लिए होते हैं, नीट वगैरह के लिए, उसमें भी CBSE का ही मोस्टली सिलेबस होता है। तो उसको जब अडॉप्ट करेंगे मुझे लगता है कि हमारे जो रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनको इससे अवश्य फ़ायदा होगा। तो जो HP बोर्ड है जो 1968-69 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब वो कहीं ना कहीं ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। CBSE को अगर इंक्लूड किया गया है, क्या मानते हैं? देखिए अभी तक शिक्षा बोर्ड ने भी एक अच्छा कार्य किया है, लेकिन हमें अब थोड़ा सा इससे आगे सोचना होगा, आगे देखना होगा। नेशनल लेवल का जो एक करिकुलम है जो बहुत बेस्ट माना जाता है और जिसमें यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस है, कंपटीशन की एक भावना है, वो उसकी तरफ अगर अग्रसर हो हम, तो मुझे लगता है ये स्टेट के
विद्यार्थियों के लिए, स्टेट के लोगों के लिए मुझे लगता है एक अच्छा एक कदम रहेगा। जी, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रोज़गार भी मिले, रोज़गार के आगे वो टेक्निक सीखें, इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन भी शुरू हुई है प्रदेश में। 9th के बाद से ये शुरू हो जाती है वोकेशनल एजुकेशन। इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बच्चों को स्कूल लेवल से ही स्किलफुल एजुकेशन दी जा रही है। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी थी कि जब तक हम एजुकेशन को स्किल से ना जोड़े, हुनर से ना जोड़े, तब तक वो शिक्षा अधूरी है। जी जी। और आज नई एजुकेशन पॉलिसी में भी यही चीज़ है, ना केवल 9th से बल्कि इसमें तो 6th स्टैंडर्ड से एक प्रोविज़न है कि भी तब से ही, 6ठी से ही हम विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज यानी कि हुनर जिसे सीख पाए, व्यवहारिक बना पाए हम शिक्षा को, जिससे वो आने वाले समय में रोज़गार भी प्राप्त करें। तो उस तरह के जो इनिशिएटिव है ये एक बहुत अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ये इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली इससे प्रदेश के बच्चों को फ़ायदा होगा। और जो एक बहुत बड़ा एक गैप था हमारे शिक्षा के सिस्टम में कि थियोरेटिकल नॉलेज थी, एक रोट बेस्ड एक लर्निंग होती थी, रट्टा मारने वाला एक उसी को हम शिक्षा मानते थे। लेकिन आज उसको जब हम हुनर के साथ उसको क्लब कर रहे हैं तो वो एक मेरे ख्याल में प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, खास करके आज 21वीं शताब्दी का एक समय है, 21st सेंचुरी। तो इसमें हमें जो 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है तो उसका इसमें हमारी शिक्षा में समावेश करना अति आवश्यक है। जैसे कम्युनिकेशन है या जो रोज़गार परत जो कोर्सेज है, खास करके हमारा तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर बेस्ड एक वो रहा है, इकोनॉमी रही है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर ही होता है। तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज है वो अगर हम इंट्रोड्यूस करें, मेरे ख्याल में इससे बहुत एक बेनिफिट रहेगा विद्यार्थियों को भी और समाज को भी। और दूसरा, आज जैसे AI का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा बेस्ड उसका एक ज़माना है, मशीन लर्निंग का एक ज़माना है। तो अगर इस टाइप के कोर्सेज भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे विद्यार्थियों को नेचुरली बेनिफिट होगा और समाज को भी होगा और प्रदेश को भी होगा।